तो देखें बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके अंतर्गत लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का व्यंजक देखेंगे। ठीक है ना, कैसे करना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे काम, इसमें देखें लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का व्यंजक। तो माना, मतलब इसमें थ्योरी है, मैं थ्योरी आपको पहले बता दूं। माना एक परिनालिका है, ठीक है ना, और इसमें आई विद्युत धारा, इसके फेरों में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? आई विद्युत धारा से प्रवाहित हो रही है। इसकी लंबाई L है और इस पर कुल फेरों की संख्या N है। क्या है? अपन यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं कि माना परिनालिका की लंबाई L है, ठीक है ना, फिर इसमें प्रवाहित धारा, या ऐसा मान लेते हैं फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी है? N है, ठीक है ना। तो जब इसमें कितनी विद्युत धारा? I विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? B इक्वल टू, जानते हो कितना होता है? इक्वल टू होता है म्यू नॉट NI। ये सूत्र यही से शुरू होगा सीधा, है ना। मतलब हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जहां स्टेट वगैरह का प्रयोग पढ़ा था कि किसी लंबी परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B इक्वल टू म्यू नॉट NI। कितनी होती है? B इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होगा इसमें, देखें म्यू नॉट NI। अब ये जो N है एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, और हमें कुल फेरे कितने माने हैं? कैपिटल N, ठीक है ना। तो ये कितनी लंबाई पर है? L लंबाई पर। तो L लंबाई पर N फेरे, तो एकांक लंबाई पर कितना होगा? N बटे L। तो यहाँ पर लिख दे रहे कि यहाँ N क्या है? यहाँ N इकाई लंबाई पर, किस पर? इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है। क्लियर होगी ना बात? ठीक। अब यहां से हमारे पास आएगा, इसलिए N इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल N बटे L। ये वैल्यू यहां पर लिख दो। तब B इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बताओ? तब B इक्वल टू हमारे पास आएगा म्यू नॉट इंटू N बटे L इंटू I। तो ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट N I बटे L। अब माना कुंडली का, अब इसलिए कुंडली के परिनालिका के, इसलिए परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध मतलब संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा? B इक्वल टू अपने पास, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? B इंटू A। यही होता है ना। फाई इक्वल टू क्या होता है? BA। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? B की वैल्यू म्यू नॉट NI बटे L इंटू A। तो ये आ गया हमारे पास फाई की वैल्यू। अब ये एक फेरे से संबंधित, अब अगर N फेरे हो तो कितना गुना हो जाएगा? N गुना हो जाएगा। क्लियर है ना बात? अब हमें क्या चाहिए? प्रेरकत्व, या N फेरों का लिख दो। तो N फेरों का फ्लक्स क्या हो जाएगा? या प्रत्येक फेरे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना, तब N फेरों से संबंधित कितना हो जाएगा? कुल फेरे कितने हैं? तब N फेरों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा N फेरों का संबंधित चुंबकीय फ्लक्स? फाई इक्वल टू N B A, या N का गुणा कर दो इसमें, N इंटू म्यू नॉट NI A बटे
एल। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बटे एल, इतना आ जाएगा। क्लियर होगी ना बात? चलिए अब क्या करना है, अब माना कुंडली का 100 पे एकत्व है, माना कुंडली का 100 प्रेरकत्व एल है। कितना है? याद करो एल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 5 बटे आई, बताया था ना। एल इक्वल टू क्या होता है, तो बस 5 की वैल्यू लिख दो यहाँ पर। तो 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बटे एल, पूरे के बटे आई, आई से आई, तो क्या आ गया आंसर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे एल, जी आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास एल इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे एल, ये है किसी लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का व्यंजन, याद रहेगा। और अगर कुंडली को, कुंडली के अंदर मतलब जो कुंडली ये बनाते हैं परिनालिका, लपेट के बनाते हैं, तो जैसे पाइप पर न लपेट कर अगर लोहे की करोट पर लपेटी जाए, तो फिर यहाँ पर लोहे की करोट का जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वो मान लो म्यू आर है, जैसे म्यू आर का गुणा और हो जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन एस करे बटे, बात समझ आएगी ना। माने यदि यदि परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर क्या हो जाए, म्यू आर आपेक्षिक, म्यू आर आपेक्षिक चुंबकनशीलता की करोड़ रखी जाए, की करोड़ रखी हो, तब जो एल की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बटे एल, जी आ जाएगा। ठीक है ना, और म्यू नॉट इंटू म्यू आर को म्यू बोलते हैं, तो इक्वल टू म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये काय का डेरिवेशन है, जल्दी बताओ, लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का। ठीक, कैसे निकालना है देखो, सबसे पहले आप एक चित्र बना दोगे, लंबाई एल हो गया, तारों में आई करंट हो गया, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखोगे कि माना परिनालिका की लंबाई स्मॉल एल है, फेरों की संख्या एन है इस पर पूरी एल लंबाई पर, और जब इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब इसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन याद रखना यहाँ स्मॉल एन लिखना है। स्मॉल एन क्या है, यहाँ पर इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या। अब इसकी सहायता से आपको पहले स्मॉल एन का मान एन बटे एल लिखना है, तो ये लिखोगे यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई बटे एल। अब परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए। अब बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए। अब यहाँ पर आ गया, तब एन फेरों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू एन गुणित म्यू नॉट एन आई ए बटे एल। क्लियर है ना बात। अब इसके बाद हमारे पास ये आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बटे एल, तो ये हमारा आंसर यहीं पर हो गया। लेकिन अगर स्पेशल केस लगाना है कि यदि कुंडली के अंदर 100 प्रेरकत्व निकालना है, तो माना कुंडली का 100 प्रेरकत्व एल है, तो एल बराबर फार्मूला होता है 5 बटे आई, बस यहाँ पर 5 की वैल्यू लिख दो, आई से आई कट गया, ये आंसर है। तो क्या होता है लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का डेरिवेशन, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद यदि परिनालिका के अंदर म्यू आर आपेक्षिक चुंबकनशीलता की करोड़ रखी हो, तब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। क्लियर कट है, कोई कंफ्यूजन इसमें। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया अब आता है हमारा परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। ये काय का डेरिवेशन था, 100 प्रेरकत्व का। अब 100 प्रेरकत्व के बाद अब क्या आएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व। दो परिनालिकाओं के मध्य हम अन्योन्य प्रेरकत्व का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए देखें अपन स्टाइल से पहले एक चित्र बना लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन एक चित्र ऐसा भी बनाना है, देखो
बस हो जाएगी ना। तो ये हो गई दो परिनालिकाएं, ये हो गई मान लो S1, ये हो गई S2, दो होंगी ना, एक के ऊपर दूसरी दो होंगी, तो अपन दो ले ली, एक का नाम हो गया S1, दूसरे का S2, और इनकी लंबाइयां समान ले लो L। अब दोनों में अलग अलग मान लो करंट जा रहा है, इसमें मान लीजिए जब भेजेंगे करंट तो I1 भेजेंगे, और जब उसमें भेजेंगे तो कितना भेजेंगे I2, ठीक है ना। तो अब इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, माना S1 और S2 दो समान लंबाई की समाक्षीय परिनालिकाएं हैं। क्या लिखना है बताओ मुझे। माना S1 व S2 दो समान लंबाई की समाक्षीय क्या है, परिनालिकाएं हैं। ये क्लियर हो गया ना। माना और इनकी लंबाई क्या है, इनकी प्रत्येक की लंबाई, प्रत्येक की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। क्लियर हो गया ना बात, प्रत्येक की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। माना S1 S2, अब देखो माना इनमें फेरों की संख्या है, माना इनमें फेरों की संख्याएं क्रमशः N1 व N2 हैं, ठीक है ना। मतलब S1 में कितने फेरे हैं, N1, टोटल फेरे हैं N1, और S2 में कितने हैं, इतना क्लियर हो गया। अब आप करंट किस में भेजोगे, जैसे एक में करंट भेजेंगे तो दूसरे में फ्लक्स आएगा। तो अपन मान लेते हैं कि माना S1 में कितना करंट, माना S1 में कितना I1 विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, तब धारा प्रवाह से उत्पन्न, धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको अपन नाम V1 देंगे। क्यों देंगे V1, पहले से हो रहा है ना, पहले वाले के कारण। तो V1 इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट N1, म्यू नॉट Ni होता ना, म्यू नॉट N1 I1, आएगा नहीं आएगा, क्लियर है सबको। तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा, अब N1 इक्वल टू क्या हो गया, N1 बटे L, ये आ जाएगा म्यू नॉट N1 बटे L इंटू I1, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक फेरे से और प्रत्येक सभी फेरों से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र इतना, तो ये कितने, एक फेरे से है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चलो B हो गया है ना। अब फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके कारण बनेगा फ्लक्स, तो फ्लक्स किससे पास होगा, दूसरे से। तो यहां पर लिखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण S2, किससे, S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बताओ कितना होगा चुंबकीय फ्लक्स। ये हो जाएगा हमारे पास Φ2 नाम दे देते हैं, Φ2 इक्वल टू हो जाएगा N2B1A, नहीं होगा N2B1, और यहां पर ले लेते हैं A2, A2 क्या हो जाएगा, दूसरे वाली कुंडली का क्षेत्रफल। क्लियर है ना, या क्षेत्रफल दोनों के समान मानेंगे तो अलग बात होगी, लेकिन समान चल जाएंगे क्योंकि एक के ऊपर दूसरी लपेटेंगे तो कुछ तो अंतर आएगा, नहीं आएगा एरिया में। तो अपन A2 क्या है यहाँ पर, दूसरी वाली का क्षेत्रफल, B1 क्या है, पहली वाले से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, N2 क्या है, दूसरे वाले में फेरों की संख्या। अब यहाँ B1 का मान लिखो, N2, B1 का मान है म्यू नॉट N1 I1 बटे L इंटू क्या है A2। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, Φ2 की वैल्यू, तो Φ2 इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट
N1 N2 I1 A2 बटे N। क्लियर है ना? तो अब माना S1 के सापेक्ष S2 का, S1 के S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व M21 है। क्या है? S2 का। तो जिसका तो वो अंक पहले आता है, तो M21 मतलब दूसरे का किसके सापेक्ष? तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? M21। तो M21 की वैल्यू क्या होगी? इसके M बराबर क्या होता है? 5 बटे I। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे I1, करंट पहले का और प्लस। क्लियर है ना बात? चलो वैल्यू लिखो। तो 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? V0 N1 N2 I1 A2 बटे L गुणित I1। I1 से I1 कैंसिल, तो हमारा M21 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? V0 N1 N2 A2 बटे L, तो ये हो गया M। क्लियर हो गया ना बात? यदि मान लो फेरों की वो एरिया दोनों के बराबर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों में कैसा है? लगभग बराबर है, तो इतने दूसरे का निकलेगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? और लगभग बराबर ही होगा। एक के ऊपर दूसरा लपेटेंगे तो बहुत बारीक सा अंतर होगा। कितना अंतर होगा? बहुत। जैसे एक तार के ऊपर एक, मान लो आपने कोई बोतल के ऊपर पॉलिथीन लपेट दी, तो जो बोतल की रेडियस है वही लगभग क्या की होगी? पॉलिथीन की। मतलब कुछ खास अंतर तो होगा नहीं, क्योंकि उसका मोटाई कितनी होगी? बहुत माइक्रोमीटर की कोटि में। इसी प्रकार यहाँ पर है। ठीक है ना? अब A2 का मान क्या आ जाएगा? पाई R2 स्क्वायर। आप चाहो तो A2 का मान निकालोगे तो क्या आएगा? अब A2 इक्वल टू होगा, A बराबर होता है पाई R स्क्वायर। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर M21 का? M21 इक्वल टू आ जाएगा म्यू0 N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन L। जी हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ना? अब यदि अब यही काम दूसरे के साथ करूं तो ध्यान दो बच्चा। अब इसी प्रकार ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं। इसी प्रकार ध्यान दो बच्चों। इसी प्रकार M12 की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू तो बदलेगा नहीं, N1 N2 दोनों के फेरे हैं तो रहेंगे, पाई बदलेगा नहीं, L बदलेगा नहीं, केवल क्या बदलेगा? R बदलेगा। और यदि दोनों की त्रिज्या बराबर हो तो ठीक है ना? यदि परिनालिकाओं की त्रिज्या होती है और परिनालिकाओं की त्रिज्याएं कैसी हो बच्चों? समान हो, तब क्या होगा? तब M21 इक्वल टू क्या होगा? M12। नहीं होगा? होगा नहीं होगा? यदि परिनालिकाओं की त्रिज्या समान हो तो S1 के सापेक्ष S2 का और S2 के सापेक्ष S1 का 100 प्रेरकत्व एक समान होता है, और दोनों की वैल्यू कोई भी ले लो। क्लियर होगी बात सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, तो फिर से देखें अपन इसको। माना इन लोगों को मना कर दो ना, तो हल्ला मत करो, यहाँ पर कह दो। तो देखिए बच्चों, माना दो परिनालिकाएं, माना S1 और S2 समान लंबाई की जो समाक्षीय परिनालिका है, प्रत्येक की लंबाई L, और माना इनमें फेरों की संख्या क्रमशः N1 और। क्लियर है? माना S1 में I1 विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा V1 इक्वल टू म्यू0 N1 I1। यही होता है। अब N1 की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल N1 बटे N, क्योंकि जो इकाई लंबाई पर फेरे जे है, L लंबाई पर फेरे कैपिटल N1, तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दो। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो फाइव इक्वल टू N2 V1 A2। N2 इसमें फेरों की संख्या है, एक फेरे का इतना होगा तो N2 फेरों का इतना हो जाएगा। अब आ गया M2 और V1 का मान V0 N1 I1 अपॉन L इंटू क्या आएगा? A2। अब यहाँ पर 5 की वैल्यू आ जाएगी V0 N1 N2
I1 A2 बटे कितना आएगा L। माना S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य परिकत्व क्या है M21 है। M21 इक्वल टू क्या आ जाएगा phi2 अपॉन I1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 अपॉन L इंटू I1। क्लियर है ना। अब यहां से हमारे पास I1 से I1 कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे पास आ गया M21 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L। अब A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई R2 स्क्वायर। अब इसी प्रकार अगर मैं मान लो S2 में धारा प्रवाहित करूं तो S2 के सापेक्ष S1 का निकल आएगा, तो सारा कार्यक्रम ऐसा ही होगा। तो हम सीधा लिख देंगे इसी प्रकार M12 माने जे था 1 के सापेक्ष 2 का अन्य परिकत्व, जे किसका है 2 के सापेक्ष 1 का, तो इतना आएगा तो आंसर ही रहेगा। अब यदि दोनों की त्रिज्याएं कैसी हो और होंगी तो ऐसी स्थिति में M12 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार समान लंबाई और समान त्रिज्या वाली दो समाक्षीय परिनालिकाओं के अन्य परिकत्व एक दूसरे के सापेक्ष समान होते हैं। हाँ बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने का, जिसमें करंट प्रवाहित कर रहा है उसी का तुम्हें क्षेत्र लेना है, जिसमें करंट प्रवाहित कर रहा है। अगर करंट आप S2 में प्रवाहित करोगे तो यहाँ पर 2 सिंबल आ जाएगा, S1 में प्रवाहित करोगे तो ऐसा। ठीक है ना। तो सभी को समझ में आ गया ये।